गुड आफ्टरनून अपराजिता। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो आपका टॉपिक है, कल आपका बुद्धि कंप्लीट करा दिए थे और कोहलबर्ग का सिद्धांत भी आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वह है आपका ब्लूम का वर्गीकरण। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लूम वर्गीकरण। बहुत क्वेश्चन आपका सीटेट में आता है, 4 से 5 क्वेश्चन आता है। ब्लूम वर्गीकरण, ब्लूम वर्गीकरण। ठीक है, आज का जो हम लोग टॉपिक, आज का जो चैप्टर का शुरू हो रहा है वह है ब्लूम वर्गीकरण। ब्लूम कैसे वर्गीकृत किए थे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, पहले आप ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है, उसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक ना, पहले आप जेटेट एग्जामिनेशन के लिए इसको देखिए कि जेटेट में क्या होता है। जेटेट एग्जामिनेशन के लिए अगर बात किया जाए तो इसका पहले परिचय जानना होगा कि ब्लूम कौन थे, ब्लूम कहाँ के रहने वाले थे, कौन सा मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, उसके बाद यह कैसे अपना वर्गीकृत किया और उसमें क्या क्या इन्होंने देने का प्रयास किया है, उसके बाद में उसको हम जानेंगे। ठीक है, पूरा नाम, पूरा नाम इनका लिखिएगा, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। किस देश के थे? देश का नाम अमेरिका। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका। जन्म जन्म इनका कब हुआ? 11 फरवरी 1913 ईस्वी। 11 फरवरी 1913 ईस्वी। मृत्यु, मृत्यु कब इनका हुआ? 13 सितंबर 1999 ईस्वी। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ इनका मृत्यु हुए हुए 13 सितंबर 1999 ईस्वी। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस पुस्तक के द्वारा, कितना पे लिखिए, जेकेट के लिए है ना, जेकेट में पूछता है कि कहाँ के रहने वाले थे ब्लूम। ठीक है, इनका पूरा नाम है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। ठीक, देश का नाम, कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका देश के, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। जन्म कब हुआ? 11 फरवरी 1913 ईस्वी। कब मरे? तो 13 सितंबर 1999 ईस्वी। कितना पहले नोट कीजिए, नोट हो जाएगा बताइए, इसको नोट कीजिए जल्दी। नोट कीजिए, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्लास में। रुखसाना, कमल किशोर, समझ में जिनको नहीं आएगा पूछिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। अभी कुछ समझने वाला चीज नहीं है, अभी आपका फैक्ट है। फैक्ट मतलब जो एग्जाम में आता है, नाम पता है ना क्या हुआ। हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अब समझिएगा। अब क्या हुआ, 1956 ईस्वी में ब्लूम ने एक पुस्तक लिखा। ठीक है, 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में ब्लूम ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। 1956 ईस्वी में ब्लूम ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, समझने वाला चीज है। अभी लिखिएगा नहीं, फिर हम बोलेंगे लिखने के लिए, तब लिखवाएंगे हम। ठीक है,
1956 ईस्वी में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम ने पुस्तक लिखा। यह पुस्तक 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका मानना था कि बच्चों को रटवा कर आप अधिगम नहीं करवा सकते हैं। अधिगम का मतलब आपको समझाए भी है। तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो बच्चों को आप रटवा कर अधिगम नहीं करा सकते हैं, सिखा नहीं सकते हैं। इनका मानना था कि बच्चों को आप उनका सोच का लेवल, थिंकिंग लेवल जब आप हाई स्तर पर ऊंचा कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, तो वह खुद ब खुद सीख जाएंगे। और इसी के लिए इन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को बढ़ाने के लिए 3 तरीका दिया, 3 वो मेथड दिया, और वही तीनों को हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे जेटेट एग्जामिनेशन में पूछेगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आया, तो आपका आंसर होगा 1956 ईस्वी में। किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इनका देने का मकसद क्या था? इनका मकसद था, इसका उद्देश्य था कि बच्चों का अधिगम रटवा कर याद करके नहीं कराया जा सकता है। उनके थिंकिंग लेवल को, उनके सोचने की क्षमता को ऊंचा करके उनको अधिगम कराया जा सकता है। इतना बात सबको समझ में आ गया है? इतना बात को हम नोट करवाएंगे। अगर किन्हीं को यहाँ तक डाउट है आप पूछ लीजिए, हम अभी समझा देंगे। ठीक है? अगर समझ में आ गया है तो बोलिए, नहीं आया है तो पूछ लीजिए। अंजू बोल रहे हैं कि आ गया। और किन्हीं को डाउट है? सब किन्हीं को कोई डाउट? कलिष्ठा, क्या नाम, उपासना, गीता, अपराजिता, किन्हीं को डाउट है पूछ लीजिए। कमल किशोर, रंभा, नीतू, किन्हीं को डाउट? नहीं है सर, चलिए ठीक है, तो नहीं है। एक बार फिर से सर, रंभा बोल रहे हैं, एक बार फिर समझाइए, फिर सुनिए। 1956 ईस्वी में एक पुस्तक लिखे। कौन? डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम था टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, देखिए टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का वर्ड है। अगर आप टैक्सोनॉमी के बारे में जानना चाहिएगा तो टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी का, साइंस का वर्ड है। इसका मतलब होता है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण मतलब हर एक चीज को अलग अलग तोड़ तोड़ कर समझाना। ठीक है? तो यह बेंजामिन जो ब्लूम थे, यह टैक्सोनॉमी वर्ड लाए कहाँ से? साइंस से लाए। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि एजुकेशन में कैसे बच्चों का अधिगम का क्षमता बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकता है। इस पुस्तक से माध्यम से यही बताने के लिए ब्लूम ने क्या किया? अधिगम का 3 तरीका बताया कि आप इस 3 तरीका से बच्चों को पढ़ाइए, सिखाइए, उनका लेवल स्तर का हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है? अब क्या किया? अब इन्होंने कहा कि अगर बच्चों को अधिगम कराना है, उनको सिखाना है, तो आप रटवा कर नहीं कर सकते हैं। उनके थिंकिंग पावर को, थिंकिंग लेवल को आप बढ़ा दीजिए, वह बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। यही कहना था ब्लूम का। अब आ गया समझ में रंभा? बोलिए, तो लिखवाएंगे इसको। यस सर, तो लिखिए। 1956 ईस्वी में लिखिएगा ना, बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं आप, खुद से लिखिए। बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, खुद से लिखिए। 1956 ईस्वी में ब्लूम ने एक पुस्तक लिखा। 1956 ईस्वी में ब्लूम ने एक पुस्तक लिखा। 1956 ईस्वी में ब्लूम ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम, बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसका नाम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स था। जिसका नाम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स था। जितना भी पढ़ा रहे हैं, या सीटेट में नहीं आएगा। सीटेट में ऐसा नहीं पूछता, सीटेट में इसका उद्देश्य पूछता है। जेटेट के लिए है, जेटेट पूछेगा किस पुस्तक के द्वारा ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दिया था, आपका आंसर होगा टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ना। सीटेट में नहीं आएगा, ओनली फॉर जेटेट। ठीक है, लिख लिए। 1956 ईस्वी में ब्लूम ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स था। हो गया सबका? अगला पॉइंट लिखिएगा। इसी पुस्तक के द्वारा, अगला पॉइंट, इसी पुस्तक के द्वारा ब्लूम ने बच्चों के अधिगम के लिए, इसी पुस्तक के द्वारा ब्लूम ने बच्चों के अधिगम के लिए, इसी पुस्तक के द्वारा ब्लूम ने बच्चों के अधिगम के लिए
वर्गीकरण किया, बच्चों के अधिगम के लिए वर्गीकरण किया, बच्चों के अधिगम के लिए वर्गीकरण किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इनका मानना था कि इनका मानना था कि इनका मानना था कि बच्चों का अधिगम, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना ना। अधिगम तो आपको बताया ही है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। इनका मानना था कि बच्चों का अधिगम, इनका मानना था कि बच्चों का अधिगम रटाकर नहीं किया जा सकता है, रटाकर, रटवाकर ना, रटाकर नहीं किया जा सकता है, रटाकर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। ब्लूम ने इस वर्गीकरण, ब्लूम ने इस वर्गीकरण का निर्माण, ब्लूम ने इस वर्गीकरण का निर्माण बच्चों में, ब्लूम ने इस वर्गीकरण का निर्माण बच्चों में सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार किया था, बच्चों में सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार किया था। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि ब्लूम ने अपना वर्गीकरण किस उद्देश्य के लिए किया था, तो आपका आंसर क्या होगा? सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। देखिए ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देता है जहां पर आप फंस जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लूम ने अपना वर्गीकरण किस उद्देश्य के लिए किया था, तो 4 का ऑप्शन दे देगा। तो आंसर क्या होगा कि बच्चों का सोचने की क्षमता को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप दिमाग में रखिएगा जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अगला पढ़ लीजिए। ब्लूम ने अपने इस वर्गीकरण में, समय से जुड़िए मदन कुमार, क्लास बाबू 2 बजे से शुरू हो जाता है और आप 2:10 से में जुड़ रहे हैं तो पीछे का कहानी समझ में नहीं आएगा, बाद में रिकॉर्डेड देखना पड़ जाएगा ना। क्लास समय से जुड़िए। ठीक है, यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए भी और जेटेट के लिए भी। अगला पॉइंट लिखिए। ब्लूम ने इस वर्गीकरण में, ब्लूम ने इस वर्गीकरण में सीखने के लिए 3 क्षेत्र बताए, सीखने के लिए 3 क्षेत्र बताए, सीखने के लिए 3 क्षेत्र बताए, सीखने के लिए 3 क्षेत्र बताए। पहला लिखेगा संज्ञानात्मक, पहला लिखिएगा संज्ञानात्मक, पहला लिखिएगा संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। इंग्लिश में क्या होता है? कॉग्निटिव, कॉग्निटिव। संज्ञानात्मक इंग्लिश में क्या होगा? कॉग्निटिव। दूसरा है भावनात्मक, भावनात्मक इंग्लिश में क्या होगा? अफेक्टिव। ठीक है, और तीसरा होता है आपका क्रियात्मक, तीसरा है क्रियात्मक, इंग्लिश में होता है साइकोमोटर। साइकोमोटर, PSCHYOMOTOR, साइकोमोटर। ठीक है, अब देखिए यही 3 को आपका ब्लूम बताया कि बच्चों के सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए यही 3 स्तर होते हैं, यही 3 जो होते हैं, यही 3 क्षेत्र होते हैं, यही 3 एरिया है। अगर इस तीनों एरिया में बच्चों का सोचने की क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो बच्चे खुद ब खुद अधिगम कर लेंगे। नोट करके लिखिएगा, NOT, नोट, नोट करके लिखिएगा। यह तीनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, यह तीनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, यह तीनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्लूम ने जो अपना वर्गीकरण दिया था वह एक दूसरे के साथ कैसे स्थापित हैं। आपका आंसर क्या होगा, वह एक दूसरे के साथ जुड़े भी हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसका मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। अगर इसमें से एक भी अब्सेंट रहेगा, एक भी अनुपस्थित रहेगा, तो बच्चों का अधिगम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी कि ब्लूम का मानना था कि तीनों चीज मौजूद रहने के बाद बच्चों का अधिगम सही तरीके से कराया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए संज्ञानात्मक, संज्ञान का मतलब भी आप लोग जानते हैं, आप लोग को समझाए थे कि संज्ञान का मतलब क्या होता है। जैसे हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, माइंड में जब हमारे पास कोई सूचना पहुंचता है तो सूचना को हमारा माइंड एक्सेप्ट करे कि ना करे, करे कि ना करे, इस अवस्था को ही हम लोग संज्ञान कहते हैं। और जब वह हमारा माइंड जो मस्तिष्क उस संज्ञान को एक्सेप्ट कर लेता है, उस सूचना को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस सूचना का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और उस सूचना के विकास की अवस्था को संज्ञानात्मक के नाम से जाना जाता है। आपको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो समझा दिए हैं। ठीक है, सभी लोग को मालूम है कि संज्ञान का मतलब और संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है। भावनात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक क्या है अभी आपको हम समझाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा भी और डिटेल में जानिए कि ब्लूम ने आगे क्या कहा। इनका कहना था कि यह तीनों, अगर तीनों में से एक भी अब्सेंट होगा तो बच्चों का विकास सही तरीके से नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, अगर यह तीनों क्षेत्रों में सोचने की क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो बच्चों का अधिगम तुरंत और सही तरीके से कराया जा सकता है। यही कारण है कि ब्लूम ने यह तीनों को डिटेल में खंड करके भी बताने का प्रयास किया। ठीक है, एक फिगर बना लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। नीचे फिगर बना लीजिएगा। तीन ठो रिंग दिया ब्लूम ने, तीन ठो रिंग दिए, रिंग मतलब छल्ला, तीन तो छला दिए और तीनों छला को आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, पहला छला में इन्होंने कॉग्निटिव 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 का मतलब भी आपको अभी तुरंत बताया है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक होता है। दूसरा छला में इन्होंने कहा साइकोमोटर, और तीसरा में कहा अफेक्टिव। इन तीनों आपस में क्या है, जुड़ा। कभी कभी एग्जाम में जेटेट में केवल ऐसे ऐसे फिगर बनाकर क्वेश्चन पूछ देगा कि यह वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तब आपको दिमाग में उस समय आना चाहिए कि कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, साइकोमोटर, अफेक्टिव, यह वर्गीकरण करने का श्रेय डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम को जाता है। उनका ही यह दिया हुआ है। फिगर बनाई जल्दी, उसके बाद बोलिए कि हो गया। हो गया, नीतू बोल रही हो गया सब। ठीक है, सबको होने दीजिए, सबको लिखने दीजिए, सबको लिखने दीजिए। रुखसाना परवीन, बहुत अच्छा, हो गया। चलिए अब एक को बताते हैं ना कि क्या कहना चाह रहे थे बेंजामिन ब्लूम। पहला आपका है कॉग्निटिव से शुरू करते हैं। पहला है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कॉग्निटिव का मतलब आपको सबका मालूम है। कॉग्निटिव एरिया, संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, और देखिए ब्लूम को हाँ ठीक है, सबको हो गया, बहुत अच्छा। पेपर सुनिए, अब हो गया, बहुत अच्छा है, सबका हो गया। ध्यान से सुनिए बात। तब ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए ही इनको जाना जाता है। मेनली इनका योगदान संज्ञानात्मक क्षेत्र में ही है। मानसिक क्षेत्र और जो भावनात्मक क्षेत्र है और जो साइकोमोटर है, यह दोनों क्षेत्र में इनका योगदान कम है। इनका योगदान मेनली
इसी को प्रूफ करने के लिए इनको जाना जाता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र को प्रूफ करने के लिए ब्लूम ने 6 तरीका बताया। 6 तरीके से इसको प्रूफ करने का कोशिश किया कि बच्चों में अगर यह 6 तरीका को अपनाया जाए तो बच्चों का अध्ययन सही तरीके से कराया जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, समझा देंगे। पहला पॉइंट लिखिए, बेंजामिन ब्लूम को मुख्य रूप से संज्ञानात्मक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट, संज्ञानात्मक क्षेत्र को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। संज्ञानात्मक क्षेत्र को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। संज्ञानात्मक क्षेत्र को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। पहला ज्ञान, पहला लिखिए ज्ञान। जेटेड में पूछेगा 6 भाग का नाम, ठीक है, तो नाम भी आपको याद रखना होगा, समझना होगा, हम समझा देंगे, याद नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान लिखिए, पहला लिखिएगा ज्ञान, दूसरा लिखिएगा समझ, दूसरा लिखिएगा समझ, तीसरा अनुप्रयोग, तीसरा लिखिएगा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, चौथा लिखिए विश्लेषण, पांचवा मूल्यांकन, या विश्लेषण के बाद पहले संश्लेषण लिख लीजिए तब मूल्यांकन लिखिएगा, संश्लेषण, और छठा में मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन सबसे लास्ट में होगा, मूल्यांकन को लास्ट में रखा जाए। यही 6 आपका 6 क्षेत्र बताए हैं, 6 तरीका बताए हैं, 6 भागों में बांटे हैं। किसके लिए? संज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए। इतना लिख लीजिए, उसके बाद बोलिए। हो गया, सबका हो गया? नोट करके लिखिएगा, नोट, नोट, ठीक है, पासना, बहुत अच्छा, नोट करके लिखिए। नोट, ज्ञान समझ और अनुप्रयोग को इन्होंने निम्न स्तर का बताया तथा विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन को उच्च स्तर का बताया, उच्च स्तर का बताया। ठीक है, इनका कहना था कि ये 3 गो तो हर एक बच्चा में पाया जाता है, ज्ञान भी, समझ भी और अनुप्रयोग में। कुछ बच्चा में ही उसको विश्लेषण करने आता है, संश्लेषण करने आता है, मूल्यांकन। संश्लेषण मतलब सारा चीज को जोड़कर पढ़ना, मूल्यांकन मतलब कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, नोट फिर से बोलिए, नोट फिर से लिखिए। इन्होंने पहले तीन मतलब ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग को, इन्होंने पहले 3 ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग को निम्न स्तर का बताया तथा विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन को, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन को उच्च स्तर का बताया, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, हो गया तो अच्छा है, सुनिए अब ना, बहुत अच्छा बात है, हो गया आपका। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ब्लूम ने इसको निम्न स्तर क्यों कहा और इसको उच्च स्तर क्यों कहा। तो ध्यान से सुनिए, इसको निम्न स्तर कहने का इनका मतलब क्यों था कि यह तीनों को करने में चिंतन, सोचने की क्षमता की कम जरूरत होती है और यह तीनों में सोचने की क्षमता की
ज्यादा जरूरत पड़ती है, चिंतन करने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि ब्लूम ने इसको उच्च स्तर माना और इसको निम्न स्तर माना। इसमें चिंतन कम करना है और इसमें चिंतन ज्यादा करना है। नोट नंबर 2 लिखिएगा। निम्न स्तर ब्लूम ने इन तीनों को इसलिए कहा। नोट नंबर 2, निम्न स्तर ब्लूम ने इन तीनों को इसलिए कहा। निम्न स्तर ब्लूम ने इन तीनों को इसलिए कहा क्योंकि इन तीनों के लिए चिंतन का कम आवश्यकता पड़ती है। 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 जबकि उच्च स्तर में चिंतन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जबकि उच्च स्तर में चिंतन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हो गया सबका? हो गया? समझ में भी आ रहा है? किन्हीं को डाउट नहीं है यहाँ तक? किन्हीं को कोई डाउट है? पूछिए जल्दी। डाउट है किसी को अभी तक यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलिए ठीक है। पहला हेडिंग दीजिए ज्ञान। पहला हम लोग पढ़ेंगे अब ज्ञान के बारे में, फिर समझ के बारे में, फिर अनुप्रयोग के बारे में, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। ठीक है, अब लिखिएगा ज्ञान। ज्ञान लिखकर अंडरलाइन कर लीजिए। ज्ञान क्या होता है और एग्जाम में ज्ञान का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे पकड़ेंगे, ज्ञान से क्वेश्चन आएगा तो कैसे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ाएगा, इसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। पहला लिखिए ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का मतलब होता है साइकोलॉजी में, ठीक है, ज्ञान का मतलब होता है साइकोलॉजी सीडीपी में आपका कि पिछली जो आपको जानकारी है, जो आप पिछली जानकारी है उसको आप जो याद करके रखे हैं अपने अंदर, अगर आपसे वह प्रश्न पूछा जाए और आप उसका जवाब दे देते हैं, वही है आपका ज्ञान। जैसे मान लीजिए हम अभी मदन से पूछ दें कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और मदन हमको जवाब दे दें कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यह इनका क्या है? ज्ञान है। यानी कि ज्ञान का मतलब होता है पिछली जानकारी को जो आप याद करके रखे हैं, ठीक है, उसको प्रकट कर देना, उसको बतला देना ही ज्ञान कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। कैसे का लिखेगा ज्ञान का मतलब? पिछली सीखी गई जानकारी को याद करके पुनः प्राप्त करने के लिए सीखने की क्षमता ही ज्ञान कहलाता है। पुनः प्राप्त करने के लिए सीखने की क्षमता ही ज्ञान कहलाता है। पुनः प्राप्त करते हैं ना, जो आपके अंदर रहता है वह जानकारी को आप पुनः मस्तिष्क आपका प्राप्त करता है और आप उसको क्या करते हैं? अपनी वाणी के द्वारा बता देते हैं कि यह जो जानकारी है हमको याद था और हम आपको क्या किए? बता दिए। यही क्या है? आपका ज्ञान है। क्लियर है? बोलिए जल्दी। ज्ञान का मतलब समझ गए? ठीक है, यस सर। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पकड़ाएगा? ज्ञान से अगर संबंधित कोई क्वेश्चन जेटेट में आ जाए, सीटेट में ऐसे नहीं पूछता है ना,
सीटेट में आपको केवल पूछेगा, सीटेट का एग्जाम में पूछेगा कि ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र में कितने भाग बताए थे, तो आपका आंसर होगा 6 भाग बताए थे। या क्वेश्चन सीटेट में पूछ देगा कि ब्लूम ने कितने कितने स्तर को, कितने क्षेत्र को निम्न स्तर का बताया था, आपको बता दीजिएगा 3। या सीटेट में क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लूम ने अपने पहले 3 स्तरों को निम्न क्षेत्र क्यों कहा, आपका आंसर होगा कि उसमें चिंतन की क्षमता कम होती है। यही तक आपका सीटेट रहता है, इसके आगे आज तक कभी सीटेट नहीं बढ़ा है। लेकिन जेटेट में ज्ञान का परिभाषा से लेकर ज्ञान का क्वेश्चन तक पूछ देगा। जैसे एग्जाम में पूछ देगा कि बताएं कि बच्चा क्लास में बदमाशी क्यों करता है, एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होगा ब्लूम के अनुसार, या किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब यह क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि ज्ञान से है, कि समझ से है, कि अनुप्रयोग से है, कि संश्लेषण से है, कि विश्लेषण से है, कि मूल्यांकन से है, कि अनुप्रयोग से है। अब आपका वहां परेशानी शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हम की पॉइंट्स लिख रहे हैं, एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन पकड़िएगा। की पॉइंट्स एग्जाम आएगा तो क्वेश्चन कैसे पकड़ाएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में यह लगा रहेगा आप समझ लीजिएगा कि ब्लूम का यह ज्ञान का क्वेश्चन है, उसमें ज्ञान में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला लिखिए की पॉइंट्स। बताएं रहेगा तो समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन किससे है, ज्ञान से है, बताएं। ठीक है, दूसरा किसी का नाम पूछ दें, नाम, किसी का नाम पूछ देंगे तो समझ लीजिएगा ज्ञान से है। सूची, किसी का सूची जानकारी लेना, हासिल करना हो तो किससे रहेगा, ज्ञान से। ठीक है, चौथा वर्णन। पांचवा स्तर, इंग्लिश में लेवल, अब हम लेवल के बारे में जिक्र किए थे, लेवल। ठीक है, छठा संबंधित, किसी के बारे में संबंधित जानकारी। और सातवां होगा खोजें। अगर यह किसी भी क्वेश्चन में ग्रुप में लगा रहेगा, आपका आंसर क्या होगा, ज्ञान होगा। सबको समझ में आ गया ये चीज। सारा का की पॉइंट्स बताएंगे कि जेटेट में आपको परेशानी ना हो। क्वेश्चन आप लीजिए, ओनली फॉर जेटेट में पूछेगा, सीटेट में नहीं आता है ना जेटेट। हो गया क्या, ऐसा क्वेश्चन रहेगा इसमें किसमें पूछ रहे हैं अंजू, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। मैं तो नहीं समझा आपका बात। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि 7 गो की पॉइंट, ये तो हम बता रहे हैं, क्वेश्चन पकड़ने का तरीका बताया है। या नहीं पूछेगा कि की पॉइंट, हाँ ऐसा क्वेश्चन 7, ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन देगा कि खोजें, ठीक है, खोजे लिखकर सेंटेंस बना देगा कि कोई बच्चा अपने क्लास में सोशल साइंस पढ़ता है और उस सोशल साइंस में उसे प्रश्न पढ़ने में या प्रश्न बनाने में दिक्कत हो रहा है, वह बार बार खोज रहा है। ठीक है, ब्लूम के अनुसार यह खोजना किससे संबंधित है, आपका आंसर क्या होगा, ज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन समझ गया कैसा क्वेश्चन पूछेगा, बोलिए। अब आया समझ में ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए क्लियर। ज्ञान आपको समझ में आ गया कि ज्ञान क्या है, ज्ञान से क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है। ठीक है, सेकंड है आपका बोध। बोध का ही मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंड, हिंदी में बोलते हैं बोध या समझ। सेकंड लिखिएगा बोध या समझ, अब देखिए ब्लूम, आप ऐसे आप ना बीएड में पढ़े होंगे ना डीएलएड में, आपको नया तरीका समझाने का प्रयास किए हैं। सबको समझ में आ गया ना। बोध, कल कितने बजे से क्लास है, क्या पूछ रहा है, कल कितने बजे से क्लास है, कल अपना टाइम से क्लास होगा। कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा, संडे है कल छुट्टी है। चलिए लिखिए बोध समझ, बोध और समझ। ठीक है, बोध को इंग्लिश बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन और समझ को इंग्लिश बोलते हैं अंडरस्टैंड। एक ही चीज है, बोध बोलिए या समझ बोलिए।
अब आपका क्वेश्चन पूछे कि बोध का मतलब क्या होता है, क्या बताएगा। आपसे हम पूछे कि समझ का मतलब क्या होता है, बताइए। इन्हीं को जानकारी है कि समझ का मतलब क्या होता है, समझ किसे कहते हैं, ये बताएगा। समझ किसे कहते हैं, समझ या बोध, समझ या बोध किसे कहते हैं, क्या बताएगा। कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंड किसे कहते हैं, बताइए। समझ क्या है, बोध क्या है, तब आपको यह समझ में आएगा ब्लूम का। सारे लोग एग्जाम दिए हैं, ग्रेजुएशन पास किए, बीएड किए, कुछ पीजी किए, सारे लोग पढ़ लिख कर आए हैं। आप जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। इसका मतलब आज तक आपने उस पर गौर नहीं किया वह लिखने का उसका मतलब क्या है। उसका लिखने का मतलब है कि आपको जो समझ में आता है आप अपने अनुसार लिखिए, रटा रटाया हुआ चीज लिखिएगा तो आपको नंबर हम कम देंगे। तो समझ का मतलब होता है पूर्व ज्ञान के आधार पर लिखना, जो आपको जानकारी हासिल है उसको अपने शब्दों में लिख देना ही क्या कहलाता है, समझ कहलाता है। डैश देकर लिखिए, समझ को डैश देकर लिखिएगा कि होता क्या है। लिखने की उस क्षमता को, ज्ञान को सही तरीके से बताना, ज्ञान को सही तरीके से लिखना ना, बताना नहीं कहिए, ज्ञान को सही तरीके से अपने शब्दों में लिखना ही क्या कहलाएगा, समझ कहलाएगा। पूजा कुमारी, ठीक है, लिखिए, डैश देकर लिखिएगा। लिखने की उस क्षमता को, लिखने की उस क्षमता को जो हमें पूर्व से पता रहता है, जो हमें पूर्व से पता रहता है, लिखने की उस क्षमता को जो हमें पूर्व से पता रहता है उसे ही बोध या समझ कहते हैं, 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 उसे ही बोध या समझ कहते हैं। जितेंद्र कुमार रवि, समझ में आ रहा है आपको। वंदना, आप रेगुलर क्लास कीजिए ना, आप कभी अल्टरनेट जो आती है ना, ये बहुत परेशानी हो जाएगा आपको। या तो तुम पढ़िए, नेटवर्क इशू है का, नेटवर्क इशू है समझ सकते हैं, लेकिन रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए लिख लिए, बोध या समझ कहते हैं। अब देखिए की पॉइंट्स लिखे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जेटेड में तो कैसे पकड़िएगा। की पॉइंट्स, की पॉइंट्स, व्याख्या करें, व्याख्या करें, अगर क्वेश्चन में है व्याख्या करें तो आपको क्या समझना है, व्याख्या करें अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपका आंसर क्या होगा, बोध या समझ। दूसरा चर्चा करें, डिस्कस करें, डिस्कस आता है ना इंग्लिश में, डिस्कस इट, डिस्कस करें, वो भी क्या है, बोध या समझ कर, ठीक है। भविष्यवाणी करें, भविष्यवाणी करें, ठीक है। क्या छूट गया, भविष्य, यहाँ यह होगा भविष्यवाणी ना, भविष्यवाणी करें, ठीक है। और लिखिए वर्णन करें, एक और लिख लीजिए 5 है। एक उदाहरण दें, एक उदाहरण के द्वारा यह साबित करें कि हमारे झारखंड में बहुत भ्रष्टाचार है। एक विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, यह कौन सा ब्लूम के किस क्षेत्र से संबंधित है, बोध या समझ से, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको जेटेड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वह टीचर नहीं बन पाएगा 2023 में, ठीक है। तो पढ़िए, सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ हमसे आएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोग का। चलिए आज के लिए इतना ही पर छोड़ दे रहे हैं ना, एक दिन में ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्या कि हार्ड टॉपिक है। एक दिन में सारा चीज पढ़ा देंगे तो घबरा जाइएगा, ठीक है। कल के क्लास में, कल संडे है लेकिन क्लास 2 बजे आप लोग का कल भी लेंगे, ठीक है। इसको कल कंप्लीट करा देंगे, कल के क्लास में कल बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, अब आपका टाइम शुरू होता है, अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो क्लास से आप जा सकते हैं। जिनको डाउट नहीं है वो जाइए, जिनको डाउट है पूछ लीजिए कि हमको डाउट है, माइक ऑन करके।
माइक ऑन करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। अंजू बोल रहे माइक कर लीजिए ऑन, पूछिए, लेकिन बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए, क्या डाउट है पूछिए। बोलिए, क्या डाउट है पूछिए जल्दी। चलिए तो ठीक है, नहीं डाउट है, नहीं कुछ नहीं है तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल भी क्लास होगा 2 बजे, ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू।